आपको आना है पेज नंबर 11 पर नोट्स में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो पेज नंबर है, ठीक है। उसमें देखिएगा कि नीचे क्वेश्चन दे रखा है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ तो हमने सारी कर ली थी। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो है मेटल कंपाउंड कैपिटल ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो एक मेटल कंपाउंड है कैपिटल ए, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है झाग। तो मेटल कंपाउंड है कोई हमारे पास, वो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो ना झाग निकलते हैं उसमें से, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से झाग निकलने लगता है। द गैस एक तो कंडीशन ये बताइए। अच्छा, जब भी कभी याद रखें कि जब भी कभी रिएक्शन कोई भी हो उसमें एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो, यानी कि झाग निकलने लगे, तो आप समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक कंडीशन और दे रखी है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। हमको एक चीज़ और दे रखी है इन्होंने, तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो जलती हुई कैंडल को बुझाने वाला जो है वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मुँह से फूंक मारते हैं, तो बर्तले बनाते हैं ना, तो कैंडल बुझाते हैं, मुँह से फूंक मार के बुझाते हैं, और मुँह से जो भी हवा निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं वो, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। हमको ये बताना है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो जो कंपाउंड बनेगा ना, जो भी कंपाउंड्स बनेंगे उनमें से एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड, ये इन्होंने बता दिया। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि मेटल कंपाउंड है, शुरुआत से फिर से देखें कि मेटल कंपाउंड है रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड जो दे रखा है वो तो दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एसिड्स की जो हमने 6-7 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जब हमने देखा था मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये प्रोड्यूस होता है। अब सॉल्ट इन्होंने बता दिया कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब जो कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, वो किसका कार्बोनेट होगा? कैल्शियम का ही कार्बोनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आपको रिएक्शन बताना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl gives कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl gives कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। हम बैलेंस करके देख लीजिए, कैल्शियम का इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है, क्लोरीन का इधर एक एटम है लेकिन इधर 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। हाइड्रोजन का 1 2 हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम, फिर ऑक्सीजन के इधर 3 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 इधर और 1 इधर, तो 2 और 1 3। हाइड्रोजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। वही इन्होंने आगे दे भी रखा है, द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड which is formed by the action of dilute hydrochloric acid on a metal carbonate or metal hydrogen carbonate and produce effervescence. Thus, the metal compound A must be calcium carbonate. Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to form calcium chloride, carbon dioxide and water. This can be written as this reaction दे रखा है, reaction वही है जो मैंने लिख दिया है। पेज नंबर 12 पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स। याद रखिए कि अगर आपको लाइमस्टोन दे रखा हो, अगर आपको मार्बल दे रखा हो, अगर क्रश्ड एगशेल्स दे रखे हों या फिर आपको चॉक दे रखा हो, तो आप समझ जाइए कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात होगी, ठीक है। ये बोल रहे हैं, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्रश्ड एगशेल्स, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एगशेल बोल सकते हैं इसको, आप मार्बल बोल सकते हैं, चॉक भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब ये सेम रिएक्शन है, CaCO3 प्लस 2HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स
A solution reacts with crushed eggshells. A solution reacts with, तो solution क्या हो गया, HCl ही तो होगा जो crushed eggshells के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे crushed eggshells हो गए। सॉल्यूशन क्या हो गया, HCl हो गया। तो ऑप्शन दे रखे हैं NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन क्या है, HCl, सही है, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद देखिए व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई देता हो कि सभी एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं सब में कॉमनली वो चीज़ पाई जाती है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। देखिएगा, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। पहली चीज़ तो ये है कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड्स हैं सबके अंदर हाइड्रोजन होना मस्ट है। अच्छा, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट सेपरेट्स आउट एज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज H+ एक्वस आयंस। जितने भी एसिड्स हैं, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन तो वाटर में भी होता है H2O, तो क्या वो एसिड हो गया, ये कहेंगे नहीं। जितने भी हाइड्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे एसिड्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होगा, ये ज़रूरी है। एसिड बिना हाइड्रोजन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और होता ये है कि इन सच अ वे दैट व्हेन दैट एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो H+ आयन सेपरेट हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। H+ आयन सेपरेट हो जाते हैं और जो भी दूसरा आयन है वो भी सेपरेट हो जाता है। तो इसमें ये है, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट सेपरेट्स आउट एज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस H+ एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज H+ एक्वस आयंस। और सॉल्यूशन को इस तरह से एंटर करते हैं जैसे उसमें H+ एक्वस आयंस मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर HCl अगर है हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर HCl है, यहाँ पे क्या हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। All acids have in common HCl, aqueous, H+ aqueous plus Cl- aqueous, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको क्या करेंगे, HCl को जब आप पानी में डिसॉल्व कर देंगे, aqueous का मतलब ये है कि आपने HCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया। हम ये जानते हैं कि किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करा जाता है, पानी को एसिड में डिसॉल्व नहीं करता, एसिड को पानी में डिसॉल्व करा जाता है। तो HCl को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H+ अलग हो जाएगा टूटकर और Cl- अलग, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमनली एसिड्स में देखी जाती है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन आपको जरूर मिलेगा। नो, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस इन सॉल्यूशन। अब इसमें ये है कि हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस in solution they attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ions। अब एक ये सवाल बनता है कि what do all acids have in common। तो आप उसमें ये बताएंगे कि H+ आयंस उसमें कॉमन है, सभी एसिड्स में ये चीज़ होती है कि अगर उनको आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस टूटकर अलग हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या H+ आयंस किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, तो आप ये कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। प्रोड्यूस तो होगा, H+ आयन प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन जैसे ही वो प्रोड्यूस होगा तो होता क्या है, H+ आयन की एक खास प्रॉपर्टी होती है, एसिड में से H+ आयन टूटा कैसे, जब हमने एसिड को पानी में मिला दिया, ठीक है। तो पानी उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में था, पानी ज़्यादा था, उसमें हमने ड्रॉप करके थोड़ा करके एसिड मिलाया। 1 मिनट तो H+ आयन जो है वो H+ आयन जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो हमने जो एसिड था उस एसिड को पानी में मिलाया, तो इसका मतलब पानी तो सफिशिएंट क्वांटिटी में वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो जैसे ही H+ आयन प्रोड्यूस हुआ ना
वो उस जो एग्जिस्टिंग वाटर है, जो उसमें पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मौजूद हैं, उनके साथ वो H+ आयन रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो यही उसकी खास प्रॉपर्टी है। एक मिनट और। ठीक है, तो देखिएगा कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं, H+ आयंस जो हैं, ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी वाटर मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है उसके साथ ही कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, ये होता है H3O+ आयन। तो आपको वो ज़्यादा डिटेल में और आपको करना भी नहीं है, पूरी 10th स्टैंडर्ड में आपको बस यहाँ याद रखना है उसको कि जो H+ आयन है वो एग्जिस्टिंग H2O के साथ में रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। H3O+ होते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए यही पेज नंबर 12 पर सबसे नीचे रिएक्शन दे रखा है, ये H+ है और H+ जो पहले से ही वाटर मौजूद है उसके साथ में रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन ये बना देता है। हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर देखिएगा, पेज नंबर 13 पे है द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जितने भी एसिड्स हैं सब में कॉमन थिंग ये है कि जब भी उनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वो H+ आयंस जरूर प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे हमने HCl के केस में देखा, ऐसे हम और केसेस भी देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यही पेज नंबर 13 पर देखिए कि HCl भी दे रखा है, फिर H2SO4 HNO3 सब दे रखा है। जैसे HCl का तो हमने देख ही लिया था। HCl के बाद फिर अगला देखेंगे H2SO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, ये 1+ लिख दो, H1+, ये आ गया। और SO4 सल्फेट की वैलेंसी जानते हैं, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-, तो SO4 2-। और ये भी है बस तो सारा एक्वस ही है क्योंकि सब पानी के अंदर डिजॉल्व है। ठीक, और इनको भी जब ये आयंस में टूटते हैं ना तो तब ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन का केवल 1 है, इसके आगे 2 लगा दिया। इधर भी S का 1 है, इधर भी S का 1 है, उनके 4 हैं, उनके 4 हैं, तो पूरा बैलेंस है। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से भी H1+ ये बना, और फिर NO3 1-, ये भी H+, HNO3 जो है ये टूटकर इस तरीके से बन जाएगा। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर एक और एसिड है, ये होता है, ये वैसे तो मिनरल एसिड में आता है, लेकिन मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये वीक एसिड होता है। ये ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुँचाता है, मतलब इस वाले एसिड को ना कंज्यूम करा जा सकता है, खाया जा सकता है। तो ये है CH3COOH, CH3COOH। ये अगेन जैसे हमने बताया था केमिस्ट्री में ना एक्सेप्शंस बहुत होती हैं,
तो हम ये देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं केमिस्ट्री में उसमें सबसे पहले जो है वो तो आता है कैटायन और बाद में जुड़ता है एनायन। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन है कि इसमें एनायन पहले जुड़ेगा और कैटायन बाद में जुड़ेगा। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे CH3COO माइनस लिखो या वन माइनस लिखो, एक ही बात है, प्लस प्लस H1 प्लस ये हो गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक, और ये H1 प्लस अलग हो गया। तो सभी एसिड्स में कॉमन क्या है, H1 प्लस एक्वस आयन, ये सभी एसिड्स में कॉमन है। किसी भी एसिड को अगर आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो उसके आयन टूटकर अलग होने ही होंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं आगे जो एक टॉपिक समझा रखा है वो क्या है, देखिएगा। ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जो जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो सारे के सारे एसिड्स नहीं होंगे। ये चीज़ है। पहला टॉपिक हमने देखा कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो सभी एसिड्स में कॉमन क्या है कि अगर उनको पानी में डिजॉल्व करा जाए तो H1 प्लस एक्वस आयन निकलेगा, प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है वो सारे के सारे एसिड नहीं होते, मतलब उल्टा टू नहीं होता। तो देखिए क्या है, दो ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, सारे एसिड्स तो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। नो ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। इट कैन बी शोन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी है उसके थ्रू इसको शो किया जा सकता है। तो ये आसान सी एक्टिविटी है कि टेक सॉल्यूशंस। CH3COO is organic and mineral. मिनरल एसिड, So it is acetic acid है. ये एसिडिक एसिड है, लेकिन क्या है ना कि मिनरल एसिड को हम सिंथेटिक एसिड बोलते हैं। और ये एक्सेप्शन क्या है कि ये वो वाला एक्सेप्शन है कि इसको कंज्यूम भी करा जा सकता है। अब इसको हम लिखते हैं ऑर्गेनिक एसिड में भी लिख देते हैं, मिनरल एसिड में भी लिख देते हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि ये एडिबल एसिड है। एडिबल मतलब खाने वाने के सब में मिक्स करा जा सकता है। दूसरी चीज़, तो जब खाने में मिक्स करा जा सकता है, एडिबल एसिड है, तो फिर इसको मिनरल एसिड क्यों बोल रहे हैं? मिनरल एसिड इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा जा सकता है, इस वजह से इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि आपका ऑर्गेनिक में भी आ जाता है जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है मिनरल में भी आ जाता है। ये वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखें टेक सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड एल्कोहल। तो हमने क्या करा, हमने अलग अलग सॉल्यूशंस लिए किस किस के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के और ग्लूकोज के और एल्कोहल। इन सब में हाइड्रोजन होता है। ठीक, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सेकंड है फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ रबर कॉर्क and place the cork in a beaker as shown. Connect the nails to the two terminals of a 6-volt battery through a switch and bulb. Pour some dilute hydrochloric acid solution in the beaker and switch on the current. The bulb starts glowing. This shows that hydrochloric acid solution in the beaker conducts electricity. If we repeat this experiment by taking sulfuric acid solution instead of HCl, then also we will observe the same result. अब देखिएगा, हमें यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हमें ये बताना है कि ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। एक ही कंटेनर लीजिए, इस कंटेनर में रबर की कॉर्क लगा दी, ऐसे नीचे रबर का एक टुकड़ा थोड़ा सा फिक्स कर दिया। वायर लिया, वायर एक यहाँ पर टाई कर दिया, बल्ब लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, एक वायर यहाँ टाई कर दिया। करंट की प्रॉपर्टी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आता है। यहाँ पर आपने डाइल्यूट HCl डाला या फिर यहाँ पर आपने डाइल्यूट HCl डाला या फिर डाइल्यूट H2SO4 डाला। दोनों ही केसेस में यू विल ऑब्जर्व दैट
अब बल्ब विल फ्लो, दोनों ही केसेस में बल्ब फ्लो करेगा। तो क्या है कि ये जो वायर है ना, ये वायर जुड़ा हुआ तो नहीं है भाई, यहाँ से वायर है तो ये वायर इस वायर से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इसका मतलब ये आयरन की नील में यानी कि लोहे की एक कील हमने यहाँ पर रबर के एक ब्लॉक है उसमें हमने इसको फिक्स कर दिया, एक आयरन नील यहाँ पर फिक्स कर दी। अब इस आयरन नील और इस आयरन नील के बीच में कॉमन क्या है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना, ये एसिड के अंदर डूबे हुए हैं दोनों के दोनों आयरन नील्स। तो इसका मतलब यहाँ तक जो करंट आ रहा है वो करंट इस तक भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आयरन नील वगैरह भी लगाने की हमको ज़रूरत नहीं, ये रबर कॉर्क वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक वायर इधर छोड़ दिया, एक वायर इधर छोड़ दिया। तो करंट जो इसमें से आया वो इस एसिडिक सॉल्यूशन में से फ्लो करके दूसरे वायर तक चला जाएगा। मतलब ये दोनों वायर्स के बीच में एक जंक्शन का काम कर रहा है, जैसे दो वायर्स को जोड़ने के लिए एक और वायर हमने जोड़ दिया हो। तो ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि एसिड्स जो हैं वो तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे। अब हमने क्या करा कि अगला जो है उसमें हमने क्या करा, यही कंटेनर ले लिया सेम, इसी तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपना फिर से तैयार करा। वायर को यहाँ से बांध दिया और एक वायर को ऐसे बांध दिया। अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, हम ये लिखेंगे बल्ब विल नॉट फ्लो। यहाँ पर आपने डाल दिया ग्लूकोज और एल्कोहल। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, तो दोनों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करंट जो है इनके अंदर से फ्लो नहीं होता। ना तो ग्लूकोज के अंदर से करंट फ्लो करता है और ना ही अल्कोहल के अंदर से करंट फ्लो करता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बता रहा है कि जितने भी, ऐसा नहीं है कि जितने भी हाइड्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स हैं उनके अंदर से करंट फ्लो कर जाएगा, नहीं भाई एसिड्स के अंदर से ही फ्लो करेगा। तो ये दोनों डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन दोनों में भी हाइड्रोजन था, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसमें भी हाइड्रोजन है। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है चाहे तो C2H5OH ले लो, चाहे CH3OH ले लो, चाहे C3H7OH ले लो, मतलब सब में H जरूर आएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स हों वो सारे के सारे एसिड्स ही, यानी कि वो सारे के सारे एसिड्स की प्रॉपर्टी शो करें, ये ज़रूरी नहीं। तो देखिएगा वही आगे मेंशन कर रखा है। लेट अस नाउ फिफ्थ स्टेप में पेज नंबर 14 ऑफ योर नोट्स, लेट अस नाउ टेक ग्लूकोज सॉल्यूशन C6H12O6 solution in the beaker and switch on the current. The bulb does not glow in this case. This shows that glucose solution does not conduct electricity. Reason: the aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles called ions in it. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको फ्री आयंस चाहिए। फ्री आयंस एसिड्स के केस में ही मिलते हैं, ग्लूकोज वगैरह के केस में नहीं मिलते फ्री आयंस, ठीक है। वाइल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होते। भाई एसिड्स के अंदर हमने क्या देखा कि फ्रीली मूविंग H+ आयंस मिलेंगे, जब फ्रीली मूविंग आयंस नहीं मिलेंगे किसी भी चीज़ में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं है। क्लियर? ठीक। अगला देखिएगा, नोट करके जो मेंशन कर रखा है कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें किसी भी तरीके के कोई आयंस मौजूद नहीं है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर में फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होते। हाँ, अगर उसमें आप मामूली सा सॉल्ट मिला दें या मामूली सा एसिड मिला दें तो फिर क्या है, आपने एसिड मिला दिया तो एसिड मिलाया तो वही बात होगी ना कि पानी के अंदर मामूली सा आपने एसिड मिला दिया, यानी कि आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया।
जब भी एसिड को डाइल्यूट करा जाता है तो पानी में एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। तो जरा सा अगर आपने 1 बूंद या 2 बूंद एसिड मिला दिया तो वही वाटर जो है कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड्स जो है ना, वाटर की एब्सेंस में भी एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। ये भी बड़ी खास चीज़ है, इसकी खास प्रॉपर्टी है कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस will not form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior। भाई एसिड को, एसिड के आयंस में जैसे H प्लस आयन Cl माइनस आयन, जैसे H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन, ये देखे थे ना हमने आयंस। तो आयंस में कब टूटता है एसिड? जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है। अगर पानी में मिलाएंगे ही नहीं तो उसके आयंस जो है वो टूटेंगे नहीं। वही है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। वो अपना एसिडिक बिहेवियर यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। रीज़न देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। टेक अबाउट 1 gram of sodium chloride solution in a clean and dry boiling tube and add some concentrated sulfuric acid to it very carefully. Fill a rubber cork with a small glass delivery tube in the mouth of the boiling tube as shown in the figure. Concentrated sulfuric acid reacts with sodium chloride to form hydrogen chloride gas. The HCl gas starts coming out of the open end of the glass tube. अब देखिएगा, ये जो अगला एक्सपेरिमेंट है ये शो करने के लिए कि एसिड्स जो है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, 3 टेस्ट ट्यूब बनाएंगे। मैं इधर कर रहा हूँ। आपने कभी देखा है कि जैसे कपड़े अगर हैं, कोई कॉटन का कपड़ा है और कॉटन का कपड़ा आपने धोया और धोने के बाद में आपने देखा कि वो सिकुड़ गया है बहुत ज़्यादा, अब उस पर प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते टाइम उस पर क्या करते हैं, उस पर स्प्रे बॉटल से पूरा पानी वानी डाल देते हैं, उस पर ढंग से गीला कर देते हैं। जब वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, ये नहीं कि पूरा भिगो ही दिया उसके अंदर, पूरा पानी में नहा दिया उसको, नहीं, थोड़ा ना स्प्रे बॉटल से हल्का उसको मॉइस्ट कर देते हैं, सीला हुआ कर देते हैं। फिर उसके ऊपर जब गर्म प्रेस चलाते हैं तो आपने देखा होगा धुआं निकलता है, ठीक है। वो धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि वाटर की एक लेयर डिपॉजिट हो गई है कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो जो आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो कपड़े के कांटेक्ट में आने से पहले वाटर के कांटेक्ट में आएगी। तो पहले वो जो वाटर है वो वाटर इवेपोरेट होगा गर्म प्रेस की वजह से। तो वो जो वाटर इवेपोरेट होता है उसकी हमको वो स्टीम दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। जैसे हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, हमने कहा एक टेस्ट ट्यूब ये होगी, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई, और एक टेस्ट ट्यूब ये होगी। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, सॉलिड NaCl क्रिस्टल्स, नमक के, जो खाने का नमक होता है, नमक के छोटे छोटे हमने टुकड़े इसमें डाल दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेकर आए, और इसमें से हमने इसके अंदर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 वो डालना शुरू करें। अब जब डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो आप देखिए NaCl है और H2SO4 है। तो होगा क्या कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो सोडियम जो है वो तो SO4 के साथ कंपाउंड लिंक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, और हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा HCl। तो HCl जो है ना वो गैस के फॉर्म में बनेगी यहाँ पर। हमने क्या करा कि जब गैस जो भी बनती है तो वो गैस तो हवा में निकलने लगती है, तो हवा में गायब होने लगती है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इसी रिएक्शन में, मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा दिया।
और कॉर्क के थ्रू हमने एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब निकाल दी बाहर। मतलब ये पूरी हमने एयर टाइट कर दी है। अब एयर टाइट में हमने क्या करा कि हमने एक मामूली सी ओपनिंग छोड़ दी और उस ओपनिंग में से हमने ग्लास डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाल दी। तो क्या है कि यहाँ पर आपको जो रिएक्शन हुआ NaCl और H2SO4 के बीच में जो रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर एक तो बन गया सॉलिड Na2SO4 और साथ में HCl बनेगी अपनी गैसियस फॉर्म में। तो HCl गैस के ना फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए यहाँ से ऐसे, और वो फ्यूम्स यहाँ से जाने शुरू हो गए। और यहाँ पर आपने क्या करा, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिखेंगे इट्स कलर विल नॉट चेंज। ये जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि HCl गैस तो निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो ब्लू लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये कहेंगे कि अच्छा हमें आगे कुछ और करके देखा। तो ये ऐसे नहीं, तो यहाँ से HCl गैस निकल रही थी, इसमें से क्या निकला HCl गैस। तो HCl गैस निकल रही थी, तो इसमें से जो HCl गैस निकली तो ये एसिड ही अपनी गैसेस फॉर्म में। लेकिन अब ये ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर रही है। हमने कहा कि अब दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसी में, ये तो टेस्ट ट्यूब वगैरह सब कुछ सेम रही, यहाँ से HCl के फ्यूम्स निकल रहे हैं, HCl फ्यूम्स। और अब हमने यहाँ पर जो है, अब हमने यहाँ पर रखी है मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर gets converted to red color। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक आयरन वाला कपड़ों को प्रेस करने वाला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था कि जो प्रेस है वो प्रेस कपड़े के कांटेक्ट में आने से पहले पानी के कांटेक्ट में है। अब जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, वो आपने गीला कर दिया है, तो वो ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आने से पहले जो HCl गैस है वो पहले पानी के कांटेक्ट में आई। पानी के कांटेक्ट में आते ही HCl में क्या हुआ कि अब वो ड्राई HCl गैस ना रहकर मॉइस्ट HCl गैस हो गई, यानी कि वाटर की प्रेजेंस हो गई है उसमें। वाटर की प्रेजेंस जैसे हुई तो उसने एसिड ने अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही एसिडिक बिहेवियर दिखाया तो पहली ही प्रॉपर्टी है उसकी कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था, ये दिखाने के लिए कि एसिड्स शो देयर एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाइए, इसका रीज़न देख लीजिए। सारी चीज़ें लिख रखी हैं। होल्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इन HCl गैस। फिगर बी, देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। मैं पेज नंबर 15 पर बता रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब से 3 बना रखी हैं, उस पर नीचे जो लिखा हुआ है 2 पार्ट्स हैं। होल्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इन HCl गैस। फिगर बी, देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। This shows that HCl gas does not behave as an acid in the absence of water. There is no water in dry litmus paper. Dry litmus paper में पानी है ही नहीं। थर्ड है, we now hold a moist or wet blue litmus paper in HCl gas. Figure C. We will see that the moist blue litmus paper turns red. This shows that HCl gas shows acidic behavior in the presence of water. तो HCl gas water की presence में अपना acidic behavior दिखाती है। रीज़न देखिएगा, HCl gas dissolved in the water present in wet litmus paper to form hydrogen ions। तो उसने सबसे पहले वो वेट लिटमस पेपर में जो पानी था उसके साथ में मिक्स होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एंड दस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और इस वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी।
बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
खत्म हो गई है 1-2 दिन में। सर मुझे दे दूँगा 1-2 दिन में डिवाइड करा दूँ। चलिए जी, अब इसके बाद में आप देखिएगा पेज नंबर 16 पर है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और फिर वीक एसिड्स। तो हमने इससे पहले भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स टॉपिक पढ़ा था, लेकिन उसमें उसको अलग तरीके से डिफाइन करा था। हमने ये कहा था जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक दो एक्सेप्शन देख लीजिए उसमें। और फिर ये देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा जी, तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर 16 पर अब दूसरी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो भी एसिड ऐसा हो जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में खूब अच्छी मतलब पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए और खूब सारे H+ आयंस प्रोड्यूस करे, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। और जो पार्शली आयनाइज हो जाए और स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयंस लिबरेट करे उसको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। ये H+ आयंस वाली डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है। An acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid. Example HCl. HCl में फिर वही करके दिखा दिया कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमको क्या मिल गया H+ aqueous plus Cl minus aqueous. The single arrow pointing towards right in the above equation indicates that hydrochloric acid is completely ionized to form ions. H2SO4 and HNO3 are also strong acids. H2SO4 और HNO3 ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये भी पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सही है। उसके बाद बात करेंगे वीक एसिड्स की। एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड अ वीक एसिड। एक एसिड जो भी पार्शियली आयनाइज होता है, थोड़ा बहुत आयनाइज होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोल देते हैं वीक एसिड। ठीक है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है उसको हम वीक एसिड बोल देंगे। तो आप ये देखिएगा CH3COOH, CH3COOH और फिर यहाँ पर जो एरो है ना वो ऐसा बनाएंगे रिवर्सिबल वाला एरो। ठीक है। CH3CO माइनस एक्वस 1 माइनस लिखो या सिंपली माइनस लिखो, एक ही बात है, प्लस H+ एक्वस, ये एसिटेट आयंस कहलाते हैं और ये जो हाइड्रोजन आयंस है। द डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द अबव इक्वेशन टेल्स अस दैट एसिटिक एसिड डज नॉट आयनाइज फुली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। तो ये जो डबल एरो है एक इस तरफ और एक इस तरफ, इससे हमको ये समझ में आता है कि एसिटिक एसिड डज नॉट आयनाइज फुली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाया है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 and sulfurous acid H2SO3 are also weak acids. Note, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions per unit volume decreases. तो जब concentrated acid को डाइल्यूट करा जाता है, उसको पानी में मिक्स करके, तो हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है ना वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे करके कम होता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आप ये देखिएगा ये तो एक्सेप्शन था, कार्बोनिक एसिड हो गया, मिनरल एसिड, ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड भी मिनरल एसिड, ऐसे ही CH3COOH, ये एक ऐसा एसिड है इसको मिनरल एसिड की कैटेगरी में डालते हैं, ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करा जा सकता है और नेचुरली तो ये मिलता ही है। ठीक है ना, नेचुरली किस में मिलता है? गन्ना होता है ना, शुगर केन में मिलता है। ठीक है, शुगर केन में डायरेक्टली नहीं मिलता। शुगर केन को जो शुगर केन का जो जूस निकलता है, उस जूस को अगर रख दिया जाए ऐसे
रख दिया जाए और रख दिया जाए कई महीने तक रख दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा, वही एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा सिरका, सुना है ना सिरका, सिरका विनेगर जो होता है उसको सिरका ही बोलते हैं। तो ये जो होता है ये आपका दो तरीके का होता है, एक विनेगर ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट तो होता है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तो लेबोरेटरी में बनाया हुआ एसिटिक एसिड हो गया। और एक जो सिरका है वो ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका है और वो आप खा नहीं सकते। मतलब वो आपने ज़रा सा दो मतलब चम्मच जो होती है ना, एक चम्मच, उसका भी आपने 1/4 अगर आपने खा लिया तो बस बहुत बड़ी बात है। उसको खाना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब वो बहुत तेज वैसा होता है, बहुत तीखा होता है वो जो है। और बताते हैं कि बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बताया जाता है। और उसको बनाने का तरीका है जो मतलब किसान लोग अपने खेतों में बनाते हैं, तो गन्ना ले लेते हैं, 2 या 3 गन्ने लिए और उनका जो जूस निकाला, जूस निकालने के बाद में उसका भी खास प्रोसीजर होता है, मुझे भी किसी ने बताया था कि मटका होता है मिट्टी का, मिट्टी के मटके के अंदर उसको भर देते हैं, भरने के बाद उसके ऊपर लेदर की कवरिंग, ऊपर जो चमड़ा होता है लेदर की कवरिंग उसको ऊपर लगाकर रस्सी से पूरा बांध देते हैं, मतलब बिल्कुल टाइट पैक कर देते हैं। और उसको करने के बाद में उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और दबाने के बाद जैसे गर्मियों में दबाया तो सर्दियों में निकालते हैं, सर्दियों में दबाया तो गर्मियों में निकालते हैं बाहर। मतलब पूरे एक सीज़न, जो पूरा एक क्रॉप का सीज़न होता है ना, खारिफ और राबी जो आपने पढ़ा होगा, तो वो एक सीज़न जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको निकालते हैं। और बहुत ज़्यादा उसमें अगर मतलब और ज़्यादा अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करते हैं, उसके अंदर छोटा सा लोहा होता है ना, जैसे लोहे का कोई छोटा सा सरिया है, उसका छोटा सा टुकड़ा भी डाल देते हैं उसके। और जब वो 5-6 महीने बाद निकालते हैं तो वो आयरन का वो लोहे का टुकड़ा वो गायब हो जाता है, वो नहीं होता। तो उसके आयंस टूट कर वो उस विनेगर में मिल जाते हैं। तो बताते हैं कि वो चीज़ जो है बोन्स के लिए बड़ी मजबूत होती है। तो उसको मूली में डालकर, प्याज का तो देखा होगा ना आपने, वो छोटे छोटे प्याज बनाते हैं उसको डुबा देते हैं, तो वो नकली सिरका होता है, वो वाला सिरका है, वो विनेगर जो बनाया जाता है जो दुकानों में मिलता है। असली वाले में डाल दोगे तो आप एक प्याज आपने खा लिया तो आप बस कहोगे बस ये हो गया, और नहीं खा सकता मैं, ठीक है। तो वो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बोन्स के लिए बड़ा अच्छा बताता है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स हैं। तो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव्स एंड कार बैटरीज। तो जो कार की बैटरी में जो एसिड डाला जाता है वो यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। पेंट्स में, डाइज में और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है इसका। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT, डाइज एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव्स ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी ये काम है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स बिफोर दे आर गैल्वेनाइज्ड एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल्स, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो स्केल डिपॉजिट्स हो जाते हैं बॉयलर्स के अंदर, बॉयलर्स हुआ जैसे बड़ी बड़ी जो शुगर मिल्स होती हैं, पेपर मिल्स होती हैं, उसकी जो चिमनीज़ होती हैं ना, वो चिमनीज़ में जब वो मतलब कई दिन तक चल रही हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए, तो एक दिन का मेंटेनेंस शटडाउन होता है। मेंटेनेंस शटडाउन में जो चिमनीज़ हैं जो गंदी हो गई हैं, धुआं निकल कर उस पर धुएँ के डिपॉजिट साइड में जम गए हैं, उसको साफ़ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करा जाता है। तो जेट से उसका स्प्रे करा जाता है, और स्प्रे करते हैं तो पूरी चिमनीज़ जो है अच्छे तरीके से साफ होती है, ठीक है। ये इनके यूजेस हैं, बाकी इनके क्वेश्चन और बेसिस में नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इनके बच्चों को नोट्स नहीं मिले हैं तो नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा मैं। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। Good evening. Good evening.